बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर बाद हम दोनों चौधरी अकबर के बेडरूम में इकट्ठे हो गए थे। अमजद का ख्याल दुरुस्त निकला कि चौधरी के अलावा इस घर में कोई नहीं बचा था। अब इसका क्या करना है? अमजद ने चौधरी को चारपाई के नीचे से घसीटा। इसे साथ लेकर जाना है। मैं इसे आसान मौत के हवाले नहीं करना चाहता। उसने मेरी ज़ात को जो नुकसान पहुँचाया है उसकी तलाफ़ी नामुमकिन है। मैं भी इसे ऐसा ही नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये ज़िंदा रहे मगर इसकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो। ये मौत मांगे मगर मौत ना मिले और इसकी ज़िंदगी की खुशियाँ और राहतें मैं छीन लूँ और ये जीती जागती हसरत बन जाए। ये मैं शायद कुछ और भी कहता मगर अमजद ने मेरी बात काटी। ठीक है जानू, अब चलो, क्योंकि यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। ये ना हो फायरिंग की आवाज़ इसके किसी हमदर्द को इस जानिब मुतवज्जा कर दे और हमारे लिए ख्वामखा एक लाहासिल मशगला शुरू हो जाए। चलो ठीक है, मैंने उसकी तईद की। इस रकम का क्या करें? अमजद ने सेफ के खुले दरवाजे से झलकती रकम की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई। ये भी साथ ले चलते हैं, रास्ते में काम आएगी। और अमजद ने इस बात में सारे हिलाते हुए एक तकिए का कवर उतार कर इसमें सारी दौलत भर ली। इसके अलावा सोने की कुछ ईंटें भी वहाँ पड़ी थीं, वो भी अमजद ने समेट कर इसी थैले में डाल दी। ये पकड़ो, मैं इसे संभालता हूँ। उसने थैला मेरी जानिब बढ़ाया। अमजद ने चौधरी अकबर के सर के बालों से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर की जानिब चल पड़ा। उसकी इस हरकत से चौधरी के खिलाफ उसके दिल में मौजूद नफरत का इजहार हो रहा था। चौधरी ने होश में आकर गूंगा शुरू कर दी मगर मुंह पर बदी पट्टी होने की वजह से वो कोई बात न कर सका। हम दोनों भी इसकी तकलीफ पर तवज्जो दिए बगैर चलते रहे। हमारा मकसद तो इसे तकलीफ ही देना था। सहन के एक कोने में छप्परनुमा गैराज बना हुआ था जिसमें 3 गाड़ियां खड़ी थीं। एक डबल कैबन की अकबी नशिस्तों के दरमियान चौधरी को पटक के अमजद खुद भी उसके पीछे ही बैठ गया था। मैंने स्टीयरिंग संभाल ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गेट पर पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी। अमजद ने गेट खोला और हम एक मरतबा फिर चल पड़े। जनान खान से मिलोगे? हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। उसने हमारी मदद की है, उसका शुक्रिया अदा करना है। इसके अलावा रास्ते के बारे में भी उससे मालूमात लेनी है। जिस रास्ते से हम चल कर आए हैं इसी रास्ते से इस मनहूस को साथ ले जाना मुश्किल होगा। इस 2.5 मन के वज़न को कौन कंधों पर उठाएगा? जबकि अफ़गानिस्तान के रास्ते से हम लाइलम हैं। अलबत्ता जनान खान को ज़रूर इस रास्ते के बारे मालूम होगा। चलेगा तो खैर ये अपने पाँव पर। अलबत्ता तुम अफ़गानिस्तान वाले रास्ते को बेहतर समझते हो तो यूं ही सही। हम जिस वक्त जनान खान की हवेली में पहुँचे वो जाग रहा था, क्योंकि इतला देने वाले मुलाजिम के साथ ही वो बाहर आ गया था। अब वो जागा हमारी वजह से था या लीज़ा की कुर्बत ने इसे सोने नहीं दिया था, इस बात से मैं लाइलम था। आप लोग अंदर क्यों नहीं आ रहे और क्या बना आपके काम का? वो एक ही सांस में 2 सवाल कर गया। मलक साहब, हम कामयाब हुए हैं और इस वक्त हम सफ़र की तैयारी में हैं। इधर रुकना हम मौजू नहीं समझते। आपके पास आने का मकसद एक तो आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपके ताउन से हमें अपने मकसद में कामयाबी हासिल हुई है। दूसरा, हमें अफ़गानिस्तान के रास्ते से चौधरी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और इस रास्ते के बारे आपसे रहनुमाई की ज़रूरत है। आप लोग अंदर तो चले ना, कुछ चाय पानी हो जाए, सुबह चले जाना। अभी तो यूं भी सुबह होने में 2-3 घंटे ही बाकी हैं। शुक्रिया मलक साहब, हम अंदर जाने से माजरत करेंगे, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और रास्ता इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग जंगल खेल से सीधा आगे निकलोगे तो जनान खान ने रास्ते के बारे में मुख्तसर अल्फाज में काफ़ी कारआमद बातें बता दीं। आखिर में बोला, उमर जान, अगर रकम या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कह सकते हो। बहुत मेहरबानी मलक साहब, अब इजाज़त। यार जिंदा सोहबत बाकी। मैंने मुआनके के लिए बाजू फैला दिए। उससे मिलकर हम गाड़ी में बैठे और अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाते हुए वहाँ से रुखसत हुए। तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हुए हम मुश्किल सुबह की अजानों के टाइम जंगल खेल पहुँच गए। गाड़ी का रुख अब्दुल मजीद के घर की तरफ मोड़ते हुए मैंने कहा, मेरा ख्याल है आज का दिन सादिया के यहाँ गुजारें। एक तो कुछ आराम कर लेंगे कि आगे हमें बहुत लंबा सफ़र दरपेश होगा। इसके अलावा वो दोनों से अलविदाई मुलाकात भी हो जाएगी। अमजद ने फ़कत सर हिलाने पर इत्तफाक किया था। दूसरी दस्तक पर ही अब्दुल मजीद ने दरवाज़ा खोल दिया। हमें देखते ही उसके ख्वाबदीदा चेहरे पर खुशी की लहर चमक आई, जो इस बात का मज़हर थी कि वो हमें दिल से पसंद करता था। हम दोनों से मिलकर उसने गाड़ी के लिए मुकम्मल दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ी सहन में रोककर हमने चौधरी अकबर को घसीटकर बाहर निकाला और एक खाली कमरे में मुंतकिल करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। हमारी बातों की आवाज़ से सादिया भी जाग गई थी। मुझे देखते ही वो बेसाख्ता मुझसे लिपट गई। भैया, बड़ी देर लगा दी। हाँ गुड़िया,
मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, मगर तेरी दुआओं से कामयाब हुए हैं। शुक्र है अल्लाह का, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। अच्छा तुम फटाफट तगड़ा सा नाश्ता तैयार करो ताकि हम खा पी कर आराम करने के लिए लेटें, सख्त थके हुए हैं। अभी लो भाई। वो तेज़ी से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद ही एक पुरतकल्लुफ़ नाश्ते से फारग होकर हम दोनों आराम के लिए लेट गए थे, मगर इससे पहले मजीद को चौधरी अकबर का ख्याल रखने की ताकीद करना नहीं भूले थे। भैया आप कुछ दिन और नहीं रुक सकते? देखो सादिया, बात यह है कि अगर हम चंद दिन रुक भी जाएं तो क्या होगा, कल नहीं तो परसों तो हमें लाजमन जाना पड़ेगा, तो इन चंद दिनों का क्या फ़ायदा। बिछड़ना जब मुकद्दर में हो तो फिर कल क्या और परसों क्या। मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से सर झुका लिया। मुझे पता चल गया था कि वो खामोश रहकर अपनी खफगी का इजहार कर रही थी। मैं इसे खुश करने की खातिर अब्दुल मजीद से बोला, मजीद खान यूं करो, सादिया को भी अपने माँ बाप से मिलवाने ले जाओ और कोशिश करना कि उन्हें भी वापसी पर अपने साथ ही ले आओ। क्या मतलब? वो जैसे गहरी हैरानी से बोली, मैं कैसे अम्मी अब्बू से मिल सकती हूँ? दुश्मनों के कानों में ज़रा भी भिनक पड़ गई तो मेरे साथ मजीद भी जान से जाएगा। हमने जनान खान से सुलह कर ली है, वही अब हैबत खान और बासमत खान का वारिस है। तुम बेफिक्र होकर जाओ, अब वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सच भैया? वो बेसाख्ता मुझसे लिपट गई। बिल्कुल सच। और तुम्हारा घर तो यहाँ से नज़दीक ही है ना? हाँ, आधा पौना घंटा लग जाएगा। चलो फिर तुम दोनों निकलो और शाम तक वापस पहुँचने की कोशिश करना, क्योंकि हम यहाँ से शाम का खाना खाकर निकलेंगे। जी अच्छा कहकर वो शाकी नज़रों से मेरी जानिब देखते हुए उठ खड़ी हुई। इसके और मजीद खान के घर से निकलते ही मैं अमजद से बोला, चल भाई माजे, चौधरी अकबर का इंटरव्यू कर लें। इसी मकसद के लिए तूने उन्हें कहीं भेजा है? अमजद मुस्कुराकर बोला। हाँ, मैं इस बात में सर हिलाते हुए बोला, मगर कहीं और नहीं, उनके अपने घर। अच्छा किया यार, कुछ इसकी दिल वबस्तगी का सामान भी हो जाएगा। अमजद बोला और उठकर बैरूनी दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा दी। हम दोनों चौधरी अकबर के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। इसे होश आ चुका था। इसे खोलो अमजद, मेरे लहजे में बला की संजीदगी थी। अमजद ने आगे बढ़कर इसे खोल दिया। वो दोनों कलाइयों को मसलते हुए उठ बैठा। सुनाओ चौधरी, क्या हाल है? मैं मूड़ा लेकर उसके सामने बैठ गया, मगर वो खामोश रहा। मैंने मूड़े पर बैठे बैठे अपनी दाहिनी टांग उसके माथे पर रसीद की। उसका सर एक धमाके से ज़मीन से टकराया। कमरे का फर्श कच्चा होने की वजह से इसे ज़्यादा चोट ना आई और वो कराहता हुआ उठ बैठा। मैंने कुछ पूछा है चौधरी? उमर जान, तुम अच्छा नहीं कर रहे। ये अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि मैं उस पर चील की तरह झिपटा और लातों घूंसों से उसकी तवाज़ा करने लगा। मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, सूअर की औलाद, कुत्ते के बच्चे। मेरे मुंह से गालियों का लावा उबल पड़ा। चौधरी ज़मीन पर मेरी ठोकरों से बचने की कोशिश करता रहा। जवाबी कार्रवाई की कोशिश उसने नहीं की थी। सर पर लगने वाली एक ज़रब से वो दुनिया माफिया से बेखबर हो गया। उसकी आंखें बंद होते ही अमजद ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे घसीट लिया। बस का जानू, वो बेहोश हो चुका है। मैं चढ़ी हुई सांसों से पीछे हट आया। इसे दोबारा बांध दो माजे, क्योंकि ये जितनी देर मेरे सामने रहेगा मेरा खुद पर काबू नहीं रहेगा। मैं कमरे से निकल आया। अमजद भी चंद मिनट बाद मेरे पास पहुंच गया। जानू, तूने इसके लिए हतमी तौर पर क्या सोचा है? और मैं इसे अपने प्रोग्राम के बारे बताने लगा। मेरी बात ख़त्म होते ही उसकी आंखों में चमक सी लहराई। और मैं तुमसे 100% मुत्तफिक हूँ। इसके बाद मैंने इसे रास्ते के बारे जनान खान से हासिल होने वाली मालूमात से आगाह किया और हम रास्ते के बारे लाहे अमल तय करने लगे। हम काफ़ी देर वहीं बैठे रहे, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी पीली हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज गायब हो गया। अंधेरा छाने से पहले मजीद खान और सादिया वापस पहुँच गए। सादिया के चेहरे पर छाए तासुरात उसकी बेपाया खुशी को जाहिर कर रहे थे। वालदैन को साथ क्यों नहीं लाए हो? वो कल आएंगे, क्योंकि उन्होंने सामान वगैरह समेटना था। तुम भी आज की रात उनके पास ठहर जाती। आज आपने यहाँ से जाना है ना, तो वो इंशाल्लाह अब हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा, अब तुम खाना पका लो ताकि हम खाएं और निकलें। और वो जी अच्छा कहते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही मजीद खान आहिस्ता से बोला, उमर जान भाई, सादिया के वालदैन को हमने ये बताया है कि हम शादी कर चुके हैं। कोई बात नहीं, मैंने इसे तसल्ली दी। तुम बस दिन गिनते रहो। जैसे ही 4 महीने और 10 दिन पूरे हों, चुपके से 2 गवाहों की मौजूदगी में इससे निकाह पढ़ लेना। अमजद ने कहा, जानू, चौधरी की कमाई से इन्हें भी कुछ रकम दे दो। नई ज़िंदगी शुरू करने में इन्हें मदद मिलेगी। जाओ, रकम का थैला ले आओ। आधी रकम इन्हीं को दे देते हैं। हमने इतनी सारी रकम का क्या करना है? उमर भाई, इससे पहले भी आपने काफ़ी रकम सादिया को दी थी, जो उसने मेरे हवाले कर दी है। इसके अलावा कुछ सोना भी आप यहाँ छोड़ गए थे। इतना कुछ काफ़ी है ना? अब्दुल मजीद एहतजाजी लहजे में बोला। मजीद खान, ये रकम हमने अपने दुश्मन से वसूल की है।
इसलिए कि उसने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, जानी भी और माली भी। बदला लेने का हक हम रखते हैं। तुम चूंकि नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हो और हमारी मुंह बोली बहन के शोहर भी हो, तो हमारा हक बनता है कि हत्तुल वसा तुम्हारी मदद करें। और इसके बाद अगर कभी तंगी या माली मुश्किल महसूस करो तो बेझिझक हमारे पास रहमान खेल आ जाना। उमर जान, गंडापुर का नाम किसी के सामने भी लोगे वो तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगा। आपसे मिलने तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे। उसके लहजे में एक अज़म था। मैंने हंसते हुए कहा, खुद अगर ना भी आना चाहो हमारी बहन को ज़रूर भेज देना, इसके बगैर तो अब मैं अधूरा हूँ। अब्दुल मजीद ने शर्माते हुए कहा। उसी वक्त अमजद भी थैला लेकर रकम का आ गया। मैंने इसमें से आधी रकम और सोने की तमाम ईंटें अब्दुल मजीद के हवाले कर दी। अतः इतनी ज़्यादा रकम उमर भाई जी? वो हकलाया। हाँ मजीद खान भाई, इससे भी ज़्यादा बहनों के लिए करते हैं। अब जाओ, इस रकम को कहीं संभाल कर रख लो। अमजद ने पूछा, किस टाइम निकलेंगे? बस खाना खाते ही निकलते हैं। खाना खाने के बाद हमने चौधरी अकबर को गाड़ी की पिछली सीटों के दरमियान फर्श पर लटाकर ऊपर से कंबल डालकर छुपा दिया। हमारे खाना खाने के दौरान मजीद ने चौधरी अकबर को भी खाना खिला दिया था। एक जज्बाती मुकालमे के बाद हम उनसे अलविदा होकर निकल आए। सादिया बड़ी मुश्किल से हमसे जुदा हुई थी। वो बारी बारी हम दोनों से लिपट कर बड़ी शिद्दत से रोई थी। इतने मुख्तसर साथ के बाद इतनी जज्बाती होने की वजह हमारे वो एहसानात थे जो हमने उसकी ज़ात पर किए थे। इसके अलावा इसका हकीकी भाई भी कोई नहीं था, जिसकी वजह से हमारी जुदाई वो बहुत महसूस कर रही थी। जानू कमीने, तू जहाँ से भी रुखसत होता है अपने पीछे रोने वाले छोड़ जाता है। अमजद अपनी आंखों के नम कोने खुश करते हुए बोला, मेरी किस्मत ही ऐसी है, वरना मैं कब यूँ चाहता हूँ। इस छोटे मुकालमे के बाद गाड़ी में खामोशी छाई रही। हमने एक पेट्रोल पंप पर रुककर गाड़ी की टैंकी फुल कराई और तेल का एक बड़ा कैन फुल कराकर गाड़ी के पीछे रख दिया ताकि रास्ते में ईंधन की प्रॉब्लम ना बने। जंगल खेल बाजार से 2-3 दिन का राशन और पानी वगैरह भी मैंने गाड़ी में लोड कर लिया था। चौधरी अकबर की तलाश में घूमते हुए भी हमने अफगानिस्तान की सरहद अबूर की थी, मगर उस वक्त हम बाई रोड नहीं गए थे। जंगल खेल से निकलते ही अमजद बोला, जानू मैं सो रहा हूँ, थक जाना तो मुझे उठा देना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने एक कंबल तय करके सर के नीचे रखा और पिछली सीट पर लेट गया, जबकि मैं जनान खान और अब्दुल मजीद से हासिल की गई मालूमात की रोशनी में अपने रास्ते पर कामजन रहा। और फिर अगले 2 दिन हम इन्हीं दुश्वार गुजार रास्तों पर बारी बारी ड्राइविंग करते हुए महवे सफ़र रहे। रास्ते में 2-3 दफ़ा चंद घंटों के लिए रुककर हम अपनी मामूल की ज़रूरियात भी पूरी करते रहे। तीसरे दिन शाम को हम कराची के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। उस वक्त इस चेक पोस्ट पर इतनी चेकिंग नहीं होती थी। यूं भी ड्यूटी पर मौजूद मुहाफ़िज़ों को बख्शिश देते वक्त हमने कंजूसी नहीं दिखाई थी। उन्होंने हमें कोई बड़ा स्मगलर समझा था। कराची से हम पाड़ा चनार बाईपास करते हुए टल और फिर वहां से कोहाट पहुंचे। कोहाट में रात गुजारकर अगली सुबह हमने पेशावर का रुख किया। रास्ते में 1-2 जगह पुलिस ने हमें रोका, मगर करेंसी नोटों की खुशबू ने उन्हें बोलने के काबुल न छोड़ा। चौधरी की अपनी दौलत उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। हराम की दौलत का इतना इबरतनाक अंजाम इससे पहले और उसके बाद भी मेरी नज़र से नहीं गुजरा। पेशावर शहर में दाखिल होने के बजाय हमने उसके मज़ाफ़ात में घूम फिर कर निस्बतन एक वीरान सी इमारत तलाश कर ली जो आम आबादी से हटकर बनी हुई थी। इमारत के बरूनी दरवाजे पर लटका जंग आलूद ताला चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रहा था कि अरसा दराज से कोई इस इमारत में दाखिल नहीं हुआ था। इमारत में अंदरूनी कमरों को भी ताले लगे हुए थे। एक कमरे का ताला तोड़कर हम अंदर दाखिल हुए। कमरा सामान से आरी था। बाकी कमरों के ताले भी बारी बारी खोलकर देखने पर हमें 2-3 टूटी फूटी चारपाइयों और 1-2 लोहे के बक्सों के अलावा कोई और काबिल जिक्र चीज़ नज़र न आई। 2 चारपाइयों को झाड़कर हमने बैठने के काबिल बनाया। चौधरी को गाड़ी से निकालकर गर्द आलूद फर्श पर फेंका। कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। इस खंजीर की बंदिशें ढीली कर दो, ये ना हो इसी तरह बंदे बंदे ही जहन्नम रसीद हो जाए। अमजद सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और इसे खोल दिया। बंदिशें खुल जाने के बाद चंद लम्हे तक वो बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा और फिर कराता हुआ उठ बैठा। उसकी कलाइयों और पिंडलियों पर रस्सी के निशानात वाज़िह नज़र आ रहे थे। अपनी कलाइयों और पिंडलियों को मसलने के बाद वो मुझसे मुखातब हुआ, उमर जान, तुम मुझे कत्ल क्यों नहीं कर देते? इस तरह जलीलो ख्वार करके क्या हासिल करना चाहते हो? बड़ी जल्दी उकता गए चौधरी। मेरे होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट छा गई। अभी तो शुरुआत है। चंद दिन बाद तुम मौत की आरजू करोगे, मगर मौत तेरे करीब नहीं फटकेगी। मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम खुदकुशी कर सको। तेरा क्या ख्याल है?
गंडापुर से दुश्मनी पालना इतना आसान है? और याद है ना, मैंने थाने में तुझे कहा था मुझे कत्ल कर दो वरना बाद में पछताओगे, मगर तुम उस वक्त अपनी ताकत और चुदराहट के जोर में थे और जुल्म पर जुल्म करते गए। ये भूल गए कि बदला भी लिया जा सकता है, और अब वो वक्त आ गया है कि मैं तेरे हर जुल्म का गिन गिन कर बदला लूँ। तो तुम क्या चाहते हो? वो खौफजदा लहजे में बोला। चौधरी, असूलन तो मुझे तेरे घर वालों को तेरी आंखों के सामने आग में जिंदा जला देना चाहिए था, ताकि तुझे भी पता चलता कि अपनों को तकलीफ में देखकर क्या महसूस होता है। मगर अफसोस कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुझे अजीज हो। तेरी मिसाल उस सांप की सी है जो भूखा होकर अपने बच्चों को खा जाता है। अपने वालिद और भाई का कातिल तो खुद है। अपनी माँ बहन को धोखा देने वाला उनके दुख पर कैसे कुट सकता है? तुम जैसा खुदगर्ज इस दुनिया में सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ज़िंदा रहना जानता है, और तुम्हारे जैसे शख्स को तकलीफ़ देने का आसान तरीका यही है कि तुम्हें ज़ाती तौर पर अजियत दी जाए, और यही मैं करूँगा। ये कहते ही मैं इस टूटी फूटी चारपाई से उठकर उसकी तरफ बढ़ा और इसे ज़दोकोब करने का दिलपसंद मशगला शुरू कर दिया। इस मरतबा अमजद ने भी मेरा साथ दिया। चंद लम्हे वो हमारे दरमियान फुटबॉल बना रहा, और इसके बाद बेहोश होकर तमाम तकालीफ से आर्जी तौर पर आज़ाद हो गया। हम दोनों चारपाई पर आकर बैठ गए। डॉक्टर की तलाश में किस वक्त निकलोगे? अमजद ने चारपाई पर बैठते ही पूछा। बस जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना, बल्कि बेहतर तो यही है कि इसे एक मरतबा फिर बांध दो। अमजद इस बात में सर हिलाते हुए उसकी जानिब बढ़ गया, जबकि मेरा रुख बैरूनी दरवाजे की तरफ था। एक्सक्यूज़ मी सर, मैं मेडिकल स्टोर के कैश काउंटर पर बैठे हुए शख्स से मुखातब हुआ। जी फरमाएं। वो मेरी जानिब मतवज्जा हो गया। सर, मैं यहाँ पर अजनबी हूँ, क्या आप पेशावर के किसी माहिर सर्जिकल स्पेशलिस्ट तक मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? पेशावर में तो कई माहिर सर्जन मौजूद हैं, महंगे सस्ते, सरकारी गैर सरकारी। आपको किस किस्म का स्पेशलिस्ट दरकार है? गैर सरकारी, जिसके पास अपना ज़ाती ऑपरेशन थिएटर मौजूद हो। डॉक्टर करमुद्दीन खान और डॉक्टर AK शेरवानी दोनों के ज़ाती क्लिनिक में ऑपरेशन थिएटर की सहूलत मौजूद है, मगर ये ख्याल रखना कि इनकी फ़ीस और बिल अदा करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। सामईन की इतला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि दोनों डॉक्टरों के फ़र्ज़ी नाम तहरीर किए गए हैं, क्योंकि दोनों डॉक्टर हयात हैं। इसके अलावा भी कहानी में कुछ मौक़ों पर मशहूर अफराद के फ़र्ज़ी नाम तहरीर किए गए हैं। यूँ भी नामों की इस तब्दीली से कहानी के प्लाट या वाक़े में कोई तब्दीली नहीं आई। थैंक यू सर, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। अगर जहमत ना हो तो इन दोनों का एड्रेस लिख दें। और उसने सर हिलाते हुए एक कागज़ पर दोनों डॉक्टर्स का पता लिखकर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए मेडिकल स्टोर से निकल आया। इस जगह से चूँकि डॉक्टर करमुद्दीन खान का क्लिनिक नज़दीक था, इसलिए मैं वहाँ पहुँचा, मगर इस्तकबालिया से पता चला कि डॉक्टर साहब आर्जी तौर पर शहर से बाहर गए हुए थे। टैक्सी में बैठकर मैं डॉक्टर AK शेरवानी के क्लिनिक में पहुंचा। सर, डॉक्टर साहब तो इस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, आप वेटिंग रूम में बैठकर इंतज़ार फरमाएं। जैसे ही फारग होते हैं मैं आपको इतला कर दूंगी। इस्तकबालिया पर बैठी लेडी मोदबाना लहजे में बोली, और मैं सर हिलाते हुए वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़ा। जल्दी डॉक्टर साहब फारग हो गए और मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठें, उसने सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं शुक्रिया कहते हुए बैठ गया। फरमाएं डॉक्टर साहब, बात ज़रा राजदारी की है, इसलिए मेहरबानी करके अगर आप काम ना करना चाहें तो अपने तक ही महदूद रखिएगा। मिस्टर, डॉक्टर नाम ही राजदारी का है, तुम खुलकर बताओ क्या मसला है? सर, मैं दुश्मनदार आदमी हूँ। पिछले दिनों मेरा एक आदमी टांग पर गोली लगने की वजह से ज़ख्मी हुआ। हमारी लापरवाही और इलाज में सुस्ती की वजह से ज़ख्म काफ़ी बिगड़ गया है। अब हो सकता है कि इसकी टांग ही काटनी पड़ जाए। बहरहाल ये तो डॉक्टर का मसला है कि वो इसके साथ क्या करता है। अलबत्ता हम इसका इलाज इस तरह राजदारी से कराना चाहते हैं कि किसी को खबर ना हो। किसी से मेरी मुराद पुलिस वगैरह से है। बाकी रही फ़ीस की बात तो आप इसकी फ़िक्र ना करें, वो हम मुँह मांगी अदा करेंगे। चंद लम्हे वो खामोशी से मेरा चेहरे को तकता रहा। उसके सपाट चेहरे से मैं कोई अंदाज़ा ना लगा सका कि वो क्या सोच रहा है। इसकी खामोशी ज़्यादा देर बरकरार ना रही। तुम्हें किसने बताया है कि मैं गैर कानूनी काम करता हूँ? किसी ने भी नहीं। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। आपसे पहले मैं डॉक्टर करमुद्दीन खान के क्लिनिक पर गया था, मगर वो आर्जी तौर पर शहर से बाहर गया हुआ है, इसलिए मैं आपके पास आ गया और आपके इनकार करने की सूरत में किसी और डॉक्टर के पास चला जाऊँगा। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की बात तो है नहीं है ना? 60,000 लगेंगे, 70,000 दूंगा, 50,000 पेशगी और 20,000 बाद में।
लेकिन काम मेरी मर्जी का होगा और आपके अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा। मंजूर है। उसकी आंखों में खुशी की चमक लहराई। 70,000 इतनी मामूली रकम नहीं थी। बेशक वो कोई गरीब आदमी नहीं था, मगर दौलत एक ऐसी चीज़ है जिसमें इजाफा हर दुनियादार की ख्वाहिश होती है। अलबत्ता काम के दौरान मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी और वो काबिल एतमाद आदमी है। नहीं, आपके अलावा कोई नहीं। असिस्टेंट की जगह मैं आपका साथ दूंगा। मगर उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोला, ठीक है। मैंने जेब में हाथ डालकर बड़े नोटों की गड्डी निकालकर उसके सामने मेज़ पर रख दी। ये 50,000 हैं, बाकी काम की तकमील के बाद। मरीज़ किस टाइम लाओगे? पैसे दराज में रखते हुए उसने पूछा। जो टाइम आपको मुनासिब लगे। रात को कैसा रहेगा? सही है। क्या मरीज़ को इधर लाना पड़ेगा? हाँ। उसने इस बात में सर हिलाया। इस क्लिनिक के पीछे वाला गेट आपके लिए खुला होगा। वहाँ से अंदर दाखिल होते ही दाएं हाथ पर एक लोहे का दरवाज़ा है, वो भी आपको खुला मिलेगा और इसे खोलते ही आपको सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा है। मैं रात को 9 बजे पहुँच जाऊँगा। क्या क्लिनिक रात को बंद हो जाता है? नहीं, लेकिन इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप यूँ भी अकबी सिम्त से आएंगे। ओके डॉक्टर साहब, फिर रात को मुलाकात होगी। मैंने उठकर उससे अलविदाई मुसाफा किया। इस रकम की रसीद, वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया। मर्द की ज़ुबान ही सबसे बड़ी रसीद होती है, मैंने कहा, और वो सर हिलाकर रह गया। जारी है।